जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MNB क्लासेस पे। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग समझते हैं गंगा नदी तंत्र, यानी गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, या गंगा नदी कहीं से निकलती ही नहीं है, किन्हीं दो नदियों के संगम से मिलकर बनती है। इस चीज़ को आज अच्छे से हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक और समझिए गंगा नदी तंत्र को। तो गंगा नदी तंत्र को समझने से पहले गंगा नदी के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और उसको समझ लेते हैं। जैसे गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। जैसे आपसे पूछता है कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी होती है गंगा, जिसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर होता है। और गंगा नदी दो देशों से गुजरती है, जैसे भारत से निकलकर बांग्लादेश में जाती है। तो इसलिए गंगा को अंतर्राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा दिया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय नदी में इसकी काउंटिंग की जाती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे मान लीजिए उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल क्रॉस करके बांग्लादेश में चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। गंगा नदी स्वच्छता की दृष्टि से होने वाली ये पहली ऐसी नदी है कि जो अपने से खुद स्वच्छ रहती है। और हाँ, ये भी चीजें समझिए कि ये उत्तराखंड से तो निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी सबसे ज्यादा अगर लंबाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसकी होती है लगभग 950 किलोमीटर, और सबसे कम इसकी जो लंबाई होती है वो झारखंड में होती है लगभग 10 किलोमीटर तक। तो ये बातें याद रखना है कि सबसे ज्यादा गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में और सबसे कम झारखंड में है। अब गंगा नदी की स्वच्छता के बारे में जाने तो ये क्यों अपने से ही स्वच्छ होती है। तो इसमें बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया पाई जाती है, जो गंगा नदी में आने वाली हानिकारक बैक्टीरियाओं का खुद ही खात्मा कर देती है, यानी भक्षण कर देती है। इसलिए इसमें अदरवाइज बैक्टीरिया नहीं होने के कारण इसका जल शुद्ध रहता है या स्वच्छ रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ज़्यादा दिन तक पानी रखे रहते हैं घर में और ख़राब नहीं होता पानी, उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया कीटाणु नहीं होते हैं। तो उसका कारण क्या है, बैक्टीरियोफेज नामक उसमें बैक्टीरिया पाई जाती है, जो उसमें आने वाले अदरवाइज हानिकारक जो बैक्टीरिया होती है उनको खुद ही भक्षण कर देता है, तो समाप्त कर देता है। तो इस तरह से उसमें हानिकारक बैक्टीरिया होता ही नहीं है। बात करेंगे गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। इस बात को याद रखना है, बहुत बार एग्जामों में पूछता है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया है, तो 2008 में। और गंगा नदी में एक डॉल्फिन नामक जीव पाई जाती है, जो मछली है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और इसकी बात करें तो ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पे सुझाव दिया था कि गंगा नदी यानी गंगे जो डॉल्फिन है उनकी विलुप्ति के कगार पे हैं, तो उनके संरक्षण के लिए कुछ प्रोजेक्ट चलाया जाए और उसके बाद उसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा देंगे, तो प्रोजेक्ट कामयाब भी रहेगा और उसके साथ उनका सुरक्षा भी हो जाएगा। तो गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009, यानी इसको 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दे दिया गया। तो ये बातें भी याद रखना है। आगे बात करते हैं, तो आइए अब यहाँ से समझना शुरू करते हैं कि जैसे गंगा नदी कहाँ से किन किन दो नदियों के मिलन से उसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ये नेपाल है, ये नेपाल देश है, और इसके नीचे यहाँ पे है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में ही सारा ये कहानी चलता है। जैसे यहाँ पे समझिए बंदरपुर, तो बंदरपुर से तो अलग नदी हो जाएगी, यहाँ से यमुना नदी निकलती है, लेकिन यहाँ हम लोग बात करेंगे, यहीं पे समझ लीजिए कि गंगोत्री हिमालय है और यहाँ पे सतुपथ हिमानी है। तो यहाँ से दो नदियाँ निकलती है, जिनको यहाँ पे देख रहे होंगे आगे बढ़ती हुई आगे है। तो यही इसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दो नदियाँ हैं, यहाँ से निकल रही है ये
गंगोत्री हिमालय से भागीरथी और सतोपथ हिमालय से अलकनंदा। और ये दोनों नदियां जहाँ पे आकर मिलती हैं उसको हम लोग कहते हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग के आगे जैसे ही नदी बढ़ती है तो इसी को हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। यानी इसके पहले इन दो नदियां आकर मिल रही हैं, इसके पहले इन दोनों नदियां का अलग अलग नाम है। जैसे सतोपथ हिमालय से निकल रही है अलकनंदा और गंगोत्री हिमालय से निकल रही है भागीरथी। तो इसको अब आइए समझ लेते हैं आगे चलकर कि क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ये नदी आकर जैसे धौली गंगा आकर मिल रही है, कहाँ पे मिलेगी तो उसका क्या नाम होगा। मंदाकिनी, नंदाकिनी, ऐसे पिंडार नदी भी मिलती है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछता है। तो आगे आइए समझते हैं उस चीज को। तो यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे ये समझ गए कि इसको समझ ले रहे हैं कि ये जो रेड वाली कलर है इसको हम लोग समझते हैं कि ये अलकनंदा नदी आ रही है, ठीक है। और ये जो नदी है ये भागीरथी नदी है। तो मुख्य रूप से यही नदी आगे चलकर गंगा नदी जानती है, क्योंकि भागीरथी अगर कथाओं और पुराणों में देखेंगे तो गंगा नदी का जो नाम लिया गया है वो भागीरथी के नाम से ही लिया गया है, ठीक है। बहुत समय पहले एक फिल्म आई थी जिसमें उसमें देखेंगे तो वो अपने कंधे पर शिव उठाकर लेके जा रहा है और उसमें एक गाना भी बजता है, भागीरथी तेरे यहाँ चल के आया रे, कुछ ऐसे गाना भी है। उसको देखेंगे तो उसमें भी गंगा नदी का जिक्र भागीरथी के नाम से किया गया है। तो आइए समझते हैं कि जैसे यहाँ अलकनंदा नदी है तो इसमें पहली नदी आकर मिलती है धौली गंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये धौली गंगा जहाँ पे मिलती है तो उसको हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। और फिर कुछ दूर आगे आकर यहाँ पे जहाँ पे एक और नदी आकर मिलती है इसको कहते हैं नंदाकिनी। तो ये नदी जहाँ पे आके मिलती है उसको कहते हैं नंद प्रयाग। फिर नीचे और आएंगे तो वहाँ पे एक नदी मिलेगी पिंडार, और पिंडार नदी जहाँ पे मिलती है उसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। और फिर इधर से देखेंगे तो केदारनाथ एक स्थान है, यहाँ पे भी ग्लेशियर है। तो केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी और वो आकर जहाँ पे अलकनंदा से मिलती है उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग, ठीक है। और अलकनंदा और भागीरथी जिस स्थान पे आकर मिलती हैं उनको कहते हैं देवप्रयाग। तो इस तरह से 5 प्रयाग हैं जिनको याद रखना है। अब ये इसके समझेंगे लास्ट में जो प्रयाग लिखा होगा ये प्रयाग का क्या मतलब है। तो प्रयाग का मतलब होता है संगम, जहाँ पे 2 नदियां आकर 2 या 2 से अधिक नदियां आकर मिलती हैं उस वाले स्थान को हम लोग प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे अलकनंदा है, अब धौली गंगा यहाँ पे आके मिल रही है तो यहाँ पे हो रहा है विष्णु प्रयाग। फिर नीचे नंदाकिनी आ रही है तो नंद प्रयाग। फिर पिंडार नदी जहाँ मिल रही है वहाँ पे रुद्र प्रयाग। और जहाँ पे मंदाकिनी मिल रही है वहाँ पे यहाँ पे जहाँ पे पिंडार नदी मिल रही है वहाँ पे कर्ण प्रयाग, और जहाँ पे मंदाकिनी मिल रही है रुद्र प्रयाग। तो इसको याद रखेंगे, जैसे धौली गंगा जहाँ पे मिल रही है तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग हो रहा है तो हम लोग विष्णु भगवान को ही ले लेते हैं। पहला याद रखेंगे कि विष्णु भगवान यहाँ पे अवतरित हो गए, ठीक है। यानी धौली गंगा मिली वहाँ पे मतलब विष्णु भगवान हो गए। अब विष्णु भगवान हो गए तो वो कान में पहनेंगे बाली यानी कर्ण यानी कुंडल पहनेंगे, कान कुंडल। तो इससे याद रख लेंगे दूसरा। अब यहाँ पे देखिए कंड मतलब कि ये कर्ण प्रयाग यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे नंद प्रयाग होगा। तो यहाँ पे याद रखिए, पहले ये विष्णु भगवान है तो ये क्या करेंगे, पृथ्वी पर ढेर सारा अत्याचार हो रहा है तो वहाँ पर धरती पे जन्म लेंगे। तो किसके यहाँ जन्म लेंगे, नंद जी के यहाँ जन्म लेंगे, यानी नंद के यहाँ। तो विष्णु भगवान किसके यहाँ जन्म ले रहे हैं, नंद भगवान के हैं। अब नंद जी के घर जन्म तो यानी नंद प्रयाग इससे। और उसके बाद कानों में क्या पढ़ रहे हैं, कुंडल पहनना है। तो कानों में जब कुंडल पहनेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण प्रयाग। और कुंडल पहनना है, उसके बाद गले में रुद्राक्ष पहनते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा रुद्र प्रयाग। और उसके बाद ये तो जानते ही हैं, इसको याद रखना है कि भागीरथी अलकनंदा जहाँ पे आके मिलेगी वहाँ पे देव प्रयाग होगा। अगर नहीं याद रखते हैं तो ये भी याद रखिए कि वही कृष्ण भगवान आगे चलकर गीता उपदेश देंगे और देवतुल्य हो जाएंगे, यानी देव प्रयाग हो जाएगा। यानी यहाँ से याद रखिए विष्णु भगवान अवतरित हुए किसके घर, नंद जी के यहाँ। फिर कान में क्या पहनना है, कुंडल पहनना है, और गले में क्या पहनना है, रुद्राक्ष पहनना है। और फिर वो गीता को उपदेश देंगे तो देव बन जाएंगे। तो इस तरह से क्रम से आपको याद रखेगा, विष्णु प्रयाग,
नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि ये चीजें याद हो गई होगी। अब यहाँ से नदी जब जैसे ही आगे बढ़ती है तो इसको गंगा नदी के नाम से जानते हैं। और इसके बीच में इधर ऋषिकेश पड़ता है और ऋषिकेश के आगे जैसे ही नदी हरिद्वार पहुंचती है, हरिद्वार से आगे बढ़ती है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किस स्थान से गंगा नदी मैदानी हो जाती है। तो उस चीज को याद रखना है कि हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी हो जाती है। इससे पहले ढेर सारे पर्वतों से इधर उधर से टकरा के इधर उधर सारी नदियां मिल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। तो इन सारे पीछे पहाड़ी क्षेत्र है और ऐसे यहाँ से नदी क्या हो जाती है, ये वाली मैदानी हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं आगे की चीजों को समझते हैं। तो अब हम लोग यहाँ तक की चीजों को समझ चुके हैं, हरिद्वार तक। अब इस वाले चीज को छोड़ देते हैं, अब यहाँ से आगे की चीजों को देखते हैं। तो यहाँ से जैसे ही गंगा नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पे एक मैदानी क्षेत्र से एक नदी निकल के आती है जिसको कहते हैं रामगंगा, और रामगंगा गंगा नदी में आकर कन्नौज में मिलती है। तो यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे रामगंगा नदी के किनारे इधर बरेली भी पड़ता है और कन्नौज शहर भी पड़ा है, यानी कन्नौज शहर में तो गंगा नदी से मिल ही रही है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बने, पूछता है बरेली किस नदी के किनारे है, तो रामगंगा नदी किनारे। रामगंगा किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो प्रयागराज आता है जिसको हम लोग कहते हैं इलाहाबाद पहले नाम से जानते थे। अब यहाँ पे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना आकर मिलती है। तो यमुना की हम लोग एक अलग से वीडियो में यमुना के नदी तंत्र को समझेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझ लीजिए कि यमुनोत्री हिमालय है और यहीं पे बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से निकलकर यमुना नदी ये आकर प्रयाग में मिलती है गंगा से। और गंगा नदी की भी 3-4 सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन, ये आकर यमुना से मिलती है। और इधर एक हिंडन नदी भी है, वो आकर इधर गाजियाबाद में मिलती है। फिर इधर से देखेंगे चंबल और यहाँ बीच में एक काली नदी भी है। तो चंबल, काली, बेतवा, केन ये सारी नदियाँ यमुना की सहायक नदी हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे एक पीलीभीत, यूपी में फुलहर झील है। पीलीभीत जिला है यूपी में और वहाँ पे एक फुलहर झील है, वहाँ से एक नदी गोमती निकलती है और वो आकर गंगा में मिलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि एक ऐसी मात्र नदी जो मैदानी क्षेत्र से निकलकर गंगा की सहायक नदी बनती है तो वो है गोमती, और वो कहाँ से निकलती है, वो फुलहर झील से। फुलहर झील किस जिले में है, तो पीलीभीत। और पीलीभीत जिला किस राज्य में है, तो यूपी में। ये बात को आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं काली नदी और कर्णनाली नदी, ये दोनों आकर मिलती है जिसको हम घग्गर नदी या घाघरा नदी बोलते हैं। तो काली नदी को और शारदा नदी के भी नाम से जानते हैं और कर्णाली नदी को घाघरा के नाम से जानते हैं। यानी इस घाघरा नदी आगे बढ़ती है और काली नदी आकर इसमें मिलती है तो ये घाघरा के नाम से जानी जाती है। और ये आकर छपरा में मिलती है। और छपरा किस राज्य में पड़ता है, तो ये छपरा जिला बिहार में पड़ता है। इस बात को याद रखना है। आगे थोड़े से पटना पड़ेगा आगे चलने पर, और पटना में सोन नदी आकर मिलती है। अब सोन नदी कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक से आकर यहाँ पे पटना के समीप सोन नदी मिलेगी। अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती है, इधर एक चली जाती है नर्मदा नदी, तो अरब सागर में गिरेगी। और एक नदी ये सोन नदी निकलकर आकर किससे मिल रही है, गंगा से। कहाँ पे, पटना के समीप में। आगे देखेंगे गंडक नदी, तो गंडक नदी आकर कहाँ पे मिल रही है, छपरा के समीप में। यानी छपरा और पटना के बीच में लगभग गंडक नदी आकर यहाँ पे मिलती है। तो इस चीज को भी याद रखना है। कोसी नदी कुर्सेला में आकर गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, तो ये भी बातें याद रखना। अब ये बातें याद रखना है कि ये जो काली नदी, कर्णाली या गंगा, गंडक या कोसी, ये सारी नदियां जो है, यानी मान लीजिए कि इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको समझ लेते हैं कि घग्गर नदी, यानी घग्गर नदी, गंडक नदी, कोसी नदी याद रखेंगे, नेपाल से निकलकर आकर गंगा में मिलती हैं। आगे समझते हैं दार्जिलिंग की पहाड़ी। दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा नदी निकलती है और ये आकर पश्चिम बंगाल में जहाँ पे फरक्का बैराज मिला हुआ है वहाँ पे आकर मिलती है। अब दार्जिलिंग की पहाड़ी यहीं से सबसे
उच्च क्वालिटी का चाय पाया जाता है, जिसको 2004 में जीआई टैग सर्वप्रथम भारत में पहली बार दिया गया था। तो वही दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा नदी निकलकर आकर पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज के समीप मिलती है। और यहाँ पे फरक्का बैराज बना हुआ, बैराज किसको कहते हैं? तो जैसे हम नदी बांध में पढ़े होंगे, बैराज और एक बांध, तो बांध जिसको बनाया जाता है, जैसे यहाँ पे बांध है तो नदी इधर से आ रही है और इधर ही जाएगी, मतलब उसके दिशा में परिवर्तन यानी उसके मार्ग में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बांध बोलते हैं। अगर यहाँ पे नदी आ रही है और यहाँ पे बांध बनाकर उस नदी के दिशा को ही परिवर्तित कर दिया जाए तो उसको हम लोग बैराज के नाम से जानते हैं, यानी उसको बैराज बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बातें समझ में आ जाना चाहिए, इसको बैराज क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी और इस वीडियो को रोक करके और आप अपने कॉपी पे एक बार अवश्य बनाएं, और एक बार बनाएंगे तो ज़रूर ही ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी मैप की सहायता से। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं आगे की चीज़ों को। तो जैसे यहाँ पे देखिए, पीछे अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे एक बार और चीज़ों को समझ लें। जहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज़ें है ना, यानी फरक्का बैराज से ये नदी आकर और एक हिस्सा आ जाती है पश्चिम बंगाल में, जिसको हम हुगली बोलते हैं, और एक उसी का हिस्सा आ जाता है बांग्लादेश में, जिसको हम लोग पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो ये नदी निकल रही है, जो हुगली नदी आ रही है, यानी हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बह रही है, तो इसकी एक सहायक नदी भी होती है दामोदर नदी, जो पश्चिम बंगाल की शोक नदी के नाम से जानते हैं, जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ से इस चीज़ को भूल जाइए और इस चीज़ को हम लोग अगले स्लाइड में समझते हैं कि ये वाली चीज़ें आगे चलकर क्या हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे समझिए, वो नदी आ रही है, अब ये पद्मा कहाँ पे आ रही है? बांग्लादेश में। तो ये पद्मा नदी आ रही है बांग्लादेश में, और ये जमुना नदी, ये पहले ऊपर अगर देखेंगे भारत में तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको जमुना नदी कहते हैं। और ये दोनों नदियों के जहाँ पे मिलन होता है उसको हम लोग कहेंगे पद्मा। ठीक है, और यहाँ पे एक मेघना नदी है, ये नागालैंड से निकलकर आती है, और ये नदी जहाँ पे आकर मिलेगी और ये पद्मा नदी जहाँ पर आके मिलेगी, ये आगे चलकर इसको हम लोग मेघना के नाम से जानेंगे, और ये आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिरकर सुंदर डेल्टा का निर्माण करेगी। तो ये बातें समझ में आ गया होगा। इधर वाली जो नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है उसको पद्मा, और यहीं से एक नदी जो पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रही थी उसका नाम हुगली था। तो ये नदी पद्मा बांग्लादेश में आ रही है, और ये नदी भारत से असम से उतरकर बंगाल में उतर रही है, यानी बांग्लादेश में, और इसको जमुना के नाम से जानते हैं। तो ये जहाँ पे आके मिलती है तो इसकी जलधारा को जमुना कहते हैं, और जैसे ही मेघना आकर इस नदी से मिलती है, यानी इस आगे की जलधारा को मेघना के नाम से जानते हैं। तो ये बातें आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग आते हैं डेल्टा किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा, या भारत का ही सबसे बड़ा डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा। अब सुंदरबन डेल्टा पूछता है कि किन दो नदियों द्वारा बनाया जाता है डेल्टा, तो याद रखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र के दोनों नदियों के मिलन से ही डेल्टा का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब दो नदियाँ यहाँ पे आके मिले, तो यहाँ पे डेल्टा क्या होता है, पहले डेल्टा को समझ लीजिए। तो डेल्टा प्राय उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है। यानी जब नदियाँ हिमालय से उतरती हैं तो अपने द्वारा ढेर सारे अवसाद और वहाँ से कुछ पहाड़ के टुकड़े तोड़ ताड़ के लेके आती है, बहाते हुए लेकर आती है, और वो नदी जहाँ अपनी पानी छोड़ती है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये नदी है, ये ढलान से उतर रही है और ये नदी यहाँ पे आकर रुक गई। अब यहाँ पे ढलान समाप्त हुआ, अब ये नदी यहाँ पे मैदानी हो गई, तो अब बहुत ज़्यादा दूर तक अवसादें बहाएगी नहीं, अब ये धीरे धीरे यहाँ पे छोड़ती चली जाएंगी, और कुछ पानी इसका इधर और कुछ पानी इसका इधर बहेगा। अब ये बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं, डेल्टा की आकृति की तरह हो जाता है, तो इसलिए इस आकृति को हम लोग डेल्टा बोल देते हैं। और ये बना कैसे? नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा, जिसका एक जगह इकट्ठा हो गया या संचयन हो गया, तो उसे इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसी क्षेत्र को हम लोग डेल्टा कह लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होगी।
तो आइए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इससे देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला इसका है, अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? यानी अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलती है उसके आगे वाली जलधारा को क्या बोल देते हैं? तो गंगा बोलते हैं। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? यानी गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? जैसे ही गंगा हरिद्वार से मैदानी होती है तो तुरंत आकर रामगंगा कन्नौज में मिलती है, तो यानी वो कौन सी नदी है? रामगंगा। आगे है, गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? महानंदा, जो दार्जिलिंग से निकलकर आकर फरक्का बैराज के यहाँ समीप आके मिलती है, तो वो कौन सी नदी थी? महानंदा। अगला है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। और ये भी बात याद रखेंगे कि अगर ऐसे ही सिर्फ पूछ दिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना। अब भारत की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो अलग अलग नदियों का सहायक नदी है। जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग पढ़ेंगे सिंधु, तो सिंधु की सबसे बड़ी चिनाब नदी होती है। वैसे ही ब्रह्मपुत्र का पढ़ेंगे तो घनसिरी होती है। तो इन सारी बातों को याद रखेंगे कि सारी नदियों का तो अलग अलग सहायक नदियां हैं, लेकिन से पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है तो यमुना। और ऐसे गंगा को पूछेगा तो जानते ही हैं आप कि गंगा की सबसे बड़ी या लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। अगला है, गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? यानी जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा आकर मिलती है देवप्रयाग में, और उसके आगे वाले क्षेत्र एक ऋषिकेश पड़ता है, और ऋषिकेश से जैसे ही आगे बढ़ती है तो हरिद्वार पड़ता है। हरिद्वार से गंगा मैदानी हो जाती है। यानी इस वाले क्षेत्र में ढेर सारे यहाँ पे पहाड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं। तो इस वाले क्षेत्र से इसलिए इधर आगे जैसे ही बढ़ती है उसको हम मैदानी बोल देते हैं। तो यानी कहाँ से हो रही है? हरिद्वार से। अगला है, गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि गंगा नदी तट पर कौन सा इसमें शहर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो याद रखेंगे, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और पटना, ये प्रमुख शहर हैं जो बहुत बड़े बड़े महानगर के रूप में गिने जाते हैं। तो ये याद रखेंगे कि गंगा के तट पर बसे हुए ये शहर हैं। अगले की बात करें तो हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा हुआ है? तो याद रखेंगे हुगली, यानी हुगली कहाँ पे बह रही है? पश्चिम बंगाल में। यानी वही गंगा का दो भागों में बट जाना, यानी एक भाग इधर हुगली और एक भाग इधर पद्मा। तो पद्मा चली जाती है बांग्लादेश में, हुगली चली जाती है पश्चिम बंगाल में। तो हुगली नदी के तट पर प्रमुख शहर कौन सा है? कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल का कैपिटल है। ये भी याद रखेंगे। अगला है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाता है? यानी जब पद्मा आगे बढ़ती है, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र, अब यहाँ से जैसे ही पद्मा आगे बढ़ी और जमुना आगे बढ़ी तो इन दोनों का नाम पद्मा होगा। और जैसे ही आगे बढ़ेगी तो फिर यहाँ से आगे आएगा मेघनी नदी, और मेघना नदी आगे बढ़ेगा तो उसको क्या कहेंगे? मेघना ही कहेंगे। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा को हम लोग क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। अगला है, बिहार का शोक किसको कहते हैं? यानी बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। अब इसका शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि मान लीजिए ये नदी ऐसे बह रही है और यहाँ पे गांव बसे हुए हैं, ठीक, और इस नदी में जब जल का प्रवाह ज़्यादा होता है तो ये नदी अपना इस गांव के तरफ रुख मोड़ लेती है और यहाँ गांव बह जाते हैं, तो इसलिए इस नदी को शोक कहते हैं। या इस नदी में ज़्यादा जब प्रवाह अधिक है तो और यहाँ पे पानी भी लाएगा, बाढ़ भी लाएगा, तो इधर अवसाद भी बहा के लाएगा, और इस वाले क्षेत्र में फसल की उत्पादन भी अच्छी होगी। जब फसल की उत्पादन अच्छी होगी तो इसलिए कोसी नदी को बिहार की जीवन रेखा के नाम से भी जानेंगे। यानी कभी आपसे पूछे कि बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को, या बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। सेम बात वही, बंगाल की शोक किसको कहते हैं? दामोदर नदी को। या बंगाल का जीवन रेखा नदी किसको कहेंगे? तो दामोदर नदी को। ठीक है। अगला, गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग से होता है, तो एक पता है आपको, रामगंगा आके मिलेगी कन्नौज में, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे गाजीपुर में आकर मिलती है गोमती नदी, जो पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। ठीक है। तो गंगा की सहायक नदी का उद्गम स्थान जो एक मैदानी से होकर आकर गंगा की सहायक नदी होती है, तो उसका नाम है गोमती। ठीक है। तो यहाँ पे
थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है और हम लोग बात करेंगे अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे। तो जैसा पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं गुजरती है? तो यानी गंगा नदी 5 राज्यों में गुजरती है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद उसके ऊपर उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार और झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। तो यहाँ उत्तर प्रदेश भी है, पश्चिम बंगाल भी है, बिहार भी है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं है, यानी मध्य प्रदेश इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यानी कालिंदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो यानी कालिंदी नदी के नाम से हम लोग यमुना नदी को जानते हैं। बहुत बार हिंदी में पर्यायवाची पढ़े होंगे, कालिंदी किसकी पर्यायवाची है? तो यमुना की। अगला क्वेश्चन है, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो हम लोग नीचे देखे थे कि केन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। हम लोग यमुना की नेक्स्ट वीडियो में यमुना के नदी तंत्र को कवर करेंगे और वहाँ पे समझेंगे कि उसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, कहाँ पे आके मिल रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में है, यानी अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, एक तो नर्मदा और एक सोन। तो अमरकंटक से जो नर्मदा नदी निकलती है वो तो इधर अरब सागर में आके गिरती है, और जो सोन नदी होती है वो आकर यमुना गंगा की सहायक नदी होती है। तो कौन सी है? सोन। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला है, अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? यानी जहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। यानी विष्णु भगवान वहाँ पे अवतरित होंगे, तो फिर विष्णु भगवान यानी अलकनंदा यहाँ पे निकल रही है तो आगे धौली गंगा यानी विष्णु प्रयाग बनेगा। फिर उसके बाद जो नदी आकर मिलेगी नंदाकिनी, तो उसके बाद बनेगा नंद प्रयाग। उसके बाद पिंडार नदी आकर मिलेगी तो उसके बाद होगा कर्ण प्रयाग। उसके बाद मंदाकिनी आकर मिलेगी तो यहाँ पे होगा रुद्र प्रयाग, और फिर यहाँ पे भागीरथी आकर मिलेगी, यहाँ पे होगा देव प्रयाग। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अलकनंदा और धौली गंगा का संगम क्या होता है? तो विष्णु प्रयाग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? यानी केन, सोन, बेतवा, चंबल। तो हम लोग तो जानते ही हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं मिलती है। यानी यमुना यहाँ पे आ रही थी तो नीचे से आ रही थी, चंबल भी मिल रही थी और केन भी मिल रही थी, बेतवा भी मिल रही थी, लेकिन ये सोन तो गंगा की अभी ऊपर पड़े हैं सहायक नदी है जो पटना के समीप आकर गंगा से मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है? यानी अलकनंदा के साथ कौन सी नदी मिलती है जिसका रुद्रप्रयाग, अभी यहाँ पे पढ़े हैं ना, विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग और यहाँ पे रुद्रप्रयाग। तो यहाँ से कौन सी नदी आ रही थी? मंदाकिनी। यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो दामोदर नदी निकलती है, यानी दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल से और सतपुड़ा से। तो दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से, और ये आकर हुगली की सहायक नदी होती है। ठीक है। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक नदी भी कहते हैं या जीवन रेखा भी नदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि भारत की पूछे या गंगा की पूछे, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी होगी? यमुना होगी। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि यमुना नदी का अन्य नाम कालिंदी नदी के नाम से भी यमुना को जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? यानी हम लोग अभी पढ़े हैं कि जैसे ही वो ऋषिकेश को पार करती है हरिद्वार आता है, और हरिद्वार से क्या होती है? गंगा नदी मैदानी हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार। और अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में हम लोग किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। और इधर आकर बंगाल में
और आगे बढ़ेंगी तो उसको मेघना के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा से। अब मेघना विकल्प में तो दिया नहीं है, तो विकल्प में अगर मेघना भी देगा पद्मा भी देगा तो पहले हम लोग लगाएंगे पद्मा को। पद्मा न दिया रहता तो मेघना को लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, तो हम लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, पद्मा। और यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। और थैंक यू आपको ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स पे अवश्य लिखें और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो आप दूसरों के यहाँ शेयर अवश्य करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।